हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आज की न्यूज़ है वो है कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इंडिया ने ऑफ़र किया हेल्प। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है इसको पहले ध्यान से देखते हैं कि उसने खुल के बोला है कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा या क्या, कैसे है क्या। देखिए, एक कांग्रेस के एमपी है जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बिज़नेस किस तरह से करेंगे, कि पार्लियामेंट में पूछा कि अगर रशिया में इसी तरह से प्रॉब्लम रहती है या फिर वेस्टर्न सैंक्शंस अगर लगे रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो जयशंकर जी हैं उन्होंने यही बोला कि भाई हमारा एफर्ट पूरा है टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, रशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया का। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में रशिया बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया का। यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि वो लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम दी फ्रांस, इज़राइल और यूएसए या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उनके साथ में रिलेशंस जो है रशिया के साथ में अच्छे करने की और भी कोशिश करेंगे और उनकी जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम भी आ रही है उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले बोली। नंबर 2 की जो न्यूज़ है आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, कि इसमें पूछा जा रहा था कि एक आपको पता होगा एक कोई स्पाईवेयर आया था जिसका नाम था पेगासस। ठीक है, और उस पर इल्ज़ाम ये लगा था पेगासस पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उस चीज़ को यूज़ किया है अगेंस्ट सो मैनी पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट। इस तरह से उस पर एक पॉइंट आ रहा था, है ना, कि भी उन्होंने यूज़ किया है। तो उस चीज़ को देखते हुए किसी बंदे ने पिटीशन डाली और उसने जो 10 हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, मतलब 10 जो हमारी टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उनसे एक डेटा मांगा इन बिटवीन के भाई मुझे कुछ आप ऐसे करो कि कुछ सालों का डेटा दो जिसमें आपने फ़ोन टैप किए हैं। हम कोई कहते और पेगासस ये वो ठीक है जी, हमने मान लिया आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, कोई 10 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसका आप डेटा दो हमें और हमने डेटा देखना है कि वो डेटा आपने कहाँ से कितने तक का यूज़ किया है और कौन सा लिया है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने बोला कि ठीक है आप इस तरह का डेटा मांग सकते हो क्योंकि ये एग्जम्प्टेड नहीं है ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंदर। फिर उसके बाद में जब वो बंदा डेटा लेने के लिए गया तो जितनी भी मतलब एजेंसीज थी, ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ सेक्शन है 5, सेक्शन 5 क्लोज टू ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट और सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। ठीक है, इसके अंदर ये जो डेटा है हम तो मिनिमल रिकॉर्ड्स रखते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर हम जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डेटा टू यू। तो इस तरह की चीज़ है जो वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जिस वजह से जो बंदा है वो सीआईसी के पास भी गया। लेकिन ऑब्वियसली अब सीआईसी करेगी भी क्या, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि भाई हमारा जो डेटा है हम तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मिनिमल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि वेटेड आउट एवरी 6 मंथ इन कंप्लाइंस, के उन्होंने ये भी बोला कि ये लिखा कहाँ पे हुआ है, टेलीग्राफ एक्ट और सेक्शन 69 जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2000 का, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। लेकिन हमें जो नॉलेज और होनी चाहिए वो है रिगार्डिंग दी सीआईसी। सीआईसी इज़ पार्ट ऑफ जीएस2। ठीक है, जीएस2 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका वहाँ पे लिखा रहता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला, वो सिलेबस का पार्ट है। तो सीआईसी है क्या, इसको इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में, और ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर, और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, इसमें एक तो होता है सीआईसी, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 10 से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते, तो एक सीआईसी हो गया प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। नंबर 3 इसमें आता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन रिकमेंडेशन रहती है किसी की, वो है प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, नंबर 1। नंबर 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, इन दी लोकसभा, और नंबर 3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। डन। तो ये एक चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिली। और उसके बाद में इसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड ओवर दी ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन सब पे इसका ज्यूरिसडिक्शन है जो वो रहता है। उसके बाद में इसके अगर हम टेन्योर की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आपने प्रॉपर ढंग से याद रखना है कि भाई ये प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, और ये नॉट एलिजिबल है फॉर दी रीअपॉइंटमेंट, नॉट, ठीक है, एलिजिबल फॉर दी रीअपॉइंटमेंट। उसके बाद में पावर और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, ये रिसीव करता है, इंक्वायर करता है इनटू कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई 2005। फिर उसके बाद में ये ऑर्डर करता है इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड और सुओ मोटर पावर की हम यहाँ पे बात करते हैं। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता लगी और देखने को मिलती है। तो ये सेकंड न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीआईसी आपने याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, आरटीआई के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास एडिटोरियल है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को लेकर है। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इंडो नेपाल रिलेशन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन द प्रीवियस वीडियोस, बट इसमें भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बताएगी, मैंने उस दिन भी आपको हमने डिस्कस किया था जब, कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के वो काफ़ी टाइम के बाद में इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो उसकी पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या निकली हैं। पहले तो नंबर 1 यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम जो निकलती हुई हमें दिखाई दी, एक जो रेल लिंक है ना, वो ऑपरेशनलाइज किया गया है, जो कि जयानगर बिहार से स्टार्ट होके कुर्था नेपाल तक जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 2 जो बेनिफिट या फिर एडवांटेज या पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिला, 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन, जो कि तिला और मिर्चाइया को, जो कि सिराहा में मतलब क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर, वहाँ पे उसको कनेक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। नंबर 3 अगर हम यहाँ पे देखें, इन एडिशन जो एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करता है टेक्निकल कोऑपरेशन इन द रेलवे सेक्टर और नेपाल्स इंडक्शन इनटू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इंडियन ऑयल कंपनीज कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में कि एक रेगुलर सप्लाईज की जो बात की जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो हमें यहाँ पे साइन होता दिखाई दिया। फिर अगर हम यहाँ पे रजे बात करते हैं कि एक महाकाली ट्रीटी के बारे में यहाँ पे बताया गया या फिर दोबारा से बात की गई, जो कि 1996 में साइन हुई थी ड्यूरिंग जब ये पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आए थे 1996 में। इसमें होता क्या है, ये शारदा और दी तानाकपुर बैरेजेस, ठीक है। और ये मतलब है क्या, ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये एक एम्बिशियस $7 बिलियन प्रोजेक्ट है, जो कि एक पॉलिटिकल विल मांग रहा है कि अगर इसको हम आगे लेके जा सकें। ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिली। इसमें अगर मैं नेपाल में बात करूं तो हमारा इंडियाज़ कंसर्न क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेंस में हमें क्वेश्चन आएगा कंसर्न के बारे में। तो इंडियाज़ कंसर्न, ठीक है, इंडिया के लिए कंसर्न की बात क्या है या फिर इश्यूज़ क्या है। नंबर 1 तो चाइना का जो ग्रोइंग रोल है। अगर हम बात करें मोनार्की की, तो मोनार्की के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन थे। मोनार्की जब ख़त्म हुई उसके बाद में इन्होंने रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दी, किसके साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में। फिर आगे अगर हम बात करते हैं रीसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, जो इंडिया के रिलेशंस हैं नेपाल के साथ में, वो हाई, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी डाउन आ जाते हैं, तो हाई लो उसमें चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो पीएम मोदी हैं उनकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए चाहे हम बात करें या फिर सक्सेसफुली जो उन्होंने विजिट किया 2014 में 14 में, लेकिन 15 में जो प्रॉब्लम है वो आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा इंडिया का थोड़ा सा नाम ख़राब होने लग गया, ब्लेम किया जाने लग गया। जो वहाँ पे कोई ब्लॉकेड हुआ था वो बोला जाने लग गया कि ये जो चीज़ है वो इंडिया ने करवाई थी। फिर 2016 में जो ओली है, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया बीजिंग को, तो उनसे हेल्प लेने लग गए और बीजिंग ने भी उनको 4 सी पोर्ट्स और 3 लैंड पोर्ट्स दे दिए। फिर चाइना ने ओवरटेकन कर लिया इंडिया को एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एफडीआई ऑल्सो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कंसर्न की बातें हैं। तो इन चीज़ों को हमने मतलब ठीक कैसे रखना है या फिर इनको आगे कैसे लेके जाना है अच्छा करते हुए। यहाँ पे हमने बात की कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात नहीं हो रही तो डिप्लोमेटिकली हम बात कर सकते हैं ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 चैनल्स के ज़रिए।
हमने बात किया कि हम बहुत ज़्यादा पुराने एक तरह के बंधे हुए लोग हैं नेपाल के साथ में, कि ओल्डेस्ट हमारी यारी दोस्ती इनके साथ में चल रही है, बॉन्ड्स हैं जैसे ट्रीटी ऑफ पीस हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और भी पड़ा रिलेशंस में, वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी पड़ा। यहाँ पे लिख रखा है कि जो नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन की जाती है और इंडिया में विदड्रू कर लिए जाते हैं रुपीज़ 15.44 ट्रिलियन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी। लेकिन अगर आप आज की बात करोगे तो 15.4 वहाँ पे आपने वापस लिया, लेकिन आज 15.3 ट्रिलियन दोबारा से मार्केट में है। और ये जो चीज़ें हैं, कई नेपाली लोग जिनके पास पैसे थे वो चेंज नहीं करवा पाए, वो इनके तो मोर ओवर बैंक्स के पास पैसे पड़े थे पुरानी करेंसी के, वो नहीं चेंज करवा पाए। तो ये बड़े इरिटेंट सा मतलब यहाँ पे हमें दिखाई दिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखिए ना, यहाँ पे लिख रखा है डेटा प्रॉपर दी नेपाल राष्ट्रा बैंक विच इज सेंट्रल बैंक होल्ड ₹7 करोड़। उनके पास 7 करोड़ रुपए थे, किस चीज़ का? हमारी करेंसी का। और एस्टिमेट पब्लिक होल्डिंग कितनी है? ₹500 करोड़। तो ये जो चीज़ है, इसको एक इरिटेंट ही था ये, और क्या था ये? ठीक है। तो ऑन दी बाउंड्रीज अगर हम बात करें तो हमारा कुछ डिस्प्यूट जो हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है, एक तो हमारा लिम्पी अधूरा, काला पानी इशू है ना, ये सारी इश्यूज जो हैं इनको साथ में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि साथ में लेके चलना चाहिए और इनको प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशन है वो बड़े अच्छे वे से आगे चलते रहें। नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो यूएपीए का एक एडिटोरियल है। यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ पढ़ाता हूँ और आपको पता लगे कि भाई जो एक कोई बंदा था ये वाला कोई खालिद, तो ये इनको भाई पकड़ लिया यूएपीए के अंडर, लेकिन अभी भी इनको 500 दिन हो गए जेल में डाले हुए, इनका अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। तो यूएपीए के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यूएपीए है क्या। ये पास हुआ 1967 में और इसका एम क्या है? इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एक्ट असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें ऑफिशियल गैजेट में डाल के। इसका अगर मैं बताऊं कि पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, एक तो पेनल्टी, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी हाईएस्ट पनिशमेंट इसमें हमें दिखाई दी है मिलती हुई। ये इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों के लिए चार्ज हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर क्राइम कमिट हुआ फॉरेन लैंड पे तभी पकड़ा जा सकता है यूएपीए के अंदर। और ये जो यूएपीए इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको चार्जशीट मैक्सिमम 180 डेज में देनी पड़ती है। और अगर हम बात करें आफ्टर द अरेस्ट, और ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग दी कोर्ट। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई, पहले क्या होता था, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करते थे, लेकिन अभी एक इंडिविजुअल इंसान को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिला। मोर ओवर जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए का, वो अप्रूवल दे सकते हैं कि आप सीज कर लो या अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। अगर एनआईए इस केस को देख रहा है तो वो प्रॉपर्टी वगैरह भी सीज कर सकता है। और यहाँ पे उन्होंने बात किया, पहले क्या होता था, एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ द एनआईए और द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर और अबब, एनआईए का मैं बात कर रहा हूँ, टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ द टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी। ठीक है, और अबब रैंक ऑफिसर इन दी स्टेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में हमें पता होनी चाहिए। बड़ी देखिए, आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यूएनजीए के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता होगा कि जो एक यूक्रेन में उन्होंने बहुत ही एक्सेस लेवल में लोगों की किलिंग्स की हैं, तो उसमें यूएनजीए वोट कर रहा है ऑन दी रशियाज एचआरसी सस्पेंशन, ह्यूमन राइट काउंसिल सस्पेंशन। यूएनजीए के बारे में हमें पता होना चाहिए, यूएनजीए है क्या। एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है किस चीज़ का? यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, एक मेन गवर्निंग बॉडी है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द यूएनजीए। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। यूएनजीए इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने में काम करता है। डिसीजन वोटिंग से लिए जाते हैं।
सिंपल मेजॉरिटी से हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो 2/3। और सिक्योरिटी काउंसिल की तरह इसमें कोई वीटो पावर वगैरह कोई नाम की चीज़ नहीं है। और इसमें और अगर फंक्शन या पावर की हम बात करें तो फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़, ये एक चीज़ होगी। दूसरी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिसआर्ममेंट। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इलेक्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी एंड मेंबर ऑफ द अदर यूएन काउंसिल ऑर्गन एंड अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल एज पर द यूएनएससी रिकमेंडेशन, और डिस्कसिंग क्वेश्चन कंसर्निंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन इट। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है यूएनजीए के जो कि हमें पता होने चाहिए। सो आज के न्यूज़पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज़ बड़ी कम आई है। तो कल के न्यूज़पेपर के लिए जो आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, हम सारा न्यूज़पेपर नहीं मैं डिस्कस करता, उसमें है क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि सारा न्यूज़पेपर तो फिर वो ही है कि बाकी जो लोग कर रहे हैं भाई 1.5 घंटे की वीडियो बना दो करके, वो सीन नहीं है। जितना जिस दिन का बनता है वो हम उतना ही मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।